नमस्ते से नमस्ते मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं टेक्निक क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। बढ़ते पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय LCA तेजस पर अस्त्रा BB-RAM मिसाइल को लगाया गया है, जिसका अब फायरिंग ट्रायल जल्द ही होने वाला है। यानी कि LCA तेजस अब अपने पंखों के नीचे स्वदेशी रूप से विकसित अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को ले जा सकेगा। DRDO के द्वारा विकसित की गई अस्त्रा मिसाइल LCA तेजस के शस्त्रागार में एक शक्तिशाली और एक अतिरिक्त हथियार बनने के लिए तैयार है, जो कि इस फाइटर जेट की एयर सुपीरियरिटी और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगी। हाल ही के परीक्षणों से ये संकेत भी मिला है कि इंटीग्रेशन की प्रक्रिया काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है और ये अनुमान है कि जल्द ही इसका लाइव फायरिंग ट्रायल किया जाएगा। तेजस मार्क 1A संस्करण में उन्नत मिसाइल प्रणालियों की एक श्रृंखला को लगाया जाएगा, जो कि इसकी युद्धक तैयारियों को और बढ़ाएगा। अस्त्रा BB-RAM के साथ तेजस MK1 में इजरायली डर्बी मिसाइल भी होगी, जो कि लंबी दूरी की मारक क्षमता इस फाइटर जेट को प्रदान करेगी। इसके अलावा इस फाइटर जेट में क्लोज कॉम्बैट मिसाइल क्षमताओं को रूसी R-73M और पाइथन 5 मिसाइलों को शामिल करने के साथ बढ़ाया जाएगा। पिछले हफ्ते दोस्तों खबर भी आई थी कि LCA तेजस पर हैमर मिसाइल को भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा। चीजें बहुत हैं, जिसे देखते हुए लगता है कि LCA तेजस फाइटर जेट अपनी कैटेगरी का सबसे घातक फाइटर जेट होने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, दिल्ली पुलिस G20 के सम्मेलन के लिए सुरक्षा की पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस रूसी ड्रैगनोव स्नाइपर राइफलों को खरीद रही है। इस हथियार से लैस जवानों को सेंट्रल दिल्ली, एरो सिटी और शहर के दूसरे रणनीतिक स्थानों में 5 स्टार होटल की छतों पर तैनात किया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस के कुछ सूत्रों का कहना है कि इन हथियारों को खरीदने की जगह इसे आर्मी या फिर अर्धसैनिक बलों से लोन पर भी लिया जा सकता है। इसके अलावा सूत्रों का यह भी कहना है कि करीबन 250 जवानों को G20 बैठक के दौरान ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है, जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। अगर बात करें रूसी ड्रैगनोव स्नाइपर की कीमत की, एक खाली रूसी ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल की कीमत 2 से 3 लाख रुपए होती है, लेकिन इसकी कीमत 5 लाख रुपए तक हो सकती है। दिल्ली पुलिस को सीमित समय के लिए 70 से 100 राइफलों की जरूरत है, क्योंकि रूसी ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल सबसे अच्छी मानी जाती है और दिल्ली पुलिस को एक ऐसी ही भरोसेमंद स्नाइपर राइफल की जरूरत थी। और ये जो रूसी ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल है, ये लंबी दूरी तक निशाना साधने में सक्षम है। 800 मीटर तक ये सटीक प्रहार कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना बड़े पैमाने पर रूसी ड्रैगनोव स्नाइपर राइफलों का इस्तेमाल भी कर रही है। इस समय सेना के पास इस हथियार की संख्या करीबन 7000 के आसपास है और भारतीय सेना फिलहाल तो इस हथियार को बदलने पर भी विचार कर रही थी और इसकी जगह दूसरे नए एडवांस स्नाइपर हथियार खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा कि उन्हें एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑर्डर मिला है ग्रेनेड्स के 2 वेरिएंट के एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन किस देश को इन्हें निर्यात करना है इसके बारे में नहीं कहा गया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह एक्सपोर्ट ऑर्डर अर्मीनिया के लिए हो सकता है, क्योंकि अर्मीनिया 30 मिलीमीटर के ग्रेनेड लॉन्चर वेरिएंट खरीद रहा है, जो कि 1700 मीटर तक के टारगेट को इंगेज कर सकते हैं, और 40 mm के अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर वेरिएंट को भी वो खरीद रहा है, जिनकी रेंज 400 मीटर तक है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये डिलीवरी अर्मीनिया को ही की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने 160 लॉजिस्टिक ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है, जिनका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड रीजन में किया जाएगा। ऐसे में एमुनेशन फैक्ट्री खड़की ने 200 किलोग्राम का एक ड्रोन तैयार किया है, जो हाई एल्टीट्यूड पोस्ट में एमुनेशन की डिलीवरी कर सकता है और भारतीय सेना इसका परीक्षण तवांग सेक्टर पर कर चुकी है और ये परीक्षण 20 दिनों तक चले थे। इस दौरान इस ड्रोन ने 60 किलोग्राम एमुनेशन पेलोड के साथ अपनी सफल उड़ान भरी और ये 5500 मीटर की ऊंचाई तक गया और इस ड्रोन ने 36 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसे महज 45 मिनट में पूरा कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत फोर्स ने कहा है कि उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट्स में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट सेल की है, वो भी वर्तमान के फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में, जिसके तहत 155 mm 39 कैलिबर मार्क सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर को अर्मीनिया को दिया गया है। इसके अलावा 155 mm की 80 AGS की डिलीवरी भी अर्मीनिया को देनी है। भारत फोर्स ने कहा कि उन्होंने आधे सप्लाई ऑर्डर की डिलीवरी भी पूरी कर ली है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने भारतीय सेना के लिए एक लाइट ब्लड प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है, जिसका वजन केवल 8 किलोग्राम है और ये ब्लड प्रूफ जैकेट मौजूदा ब्लड प्रूफ जैकेट जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना करती है उससे 2.5 गुना हल्की है। दरअसल भारतीय सेना जिस बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल कर रही है उसका वजन 10.5 किलोग्राम है। ये जो नई बुलेट प्रूफ जैकेट है इसमें लेटेस्ट रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा गया है और ये 8 AK-47 हार्ड स्टील कोर राउंड और 6 स्नाइपर पियर्सिंग राउंड्स को झेल सकती है। कहा यह जा रहा है कि इसकी तकनीक अब भारतीय इंडस्ट्रीज को दी जाएगी ताकि इनका उत्पादन बड़ी संख्या में किया जा सके।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इटली की लियोनार्डो के साथ पार्टनरशिप के तहत भारतीय सेना के 220 एयर डिफेंस गन और 1,42,000 राउंड्स ऑफ एमुनेशन के कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लार्सन एंड टुब्रो और एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड भी शामिल है और ये कॉन्ट्रैक्ट 6,500 करोड़ रुपए का है। कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुसार जो बिडर्स हैं उन्हें पहले प्रोटोटाइप को तैयार करना होगा, जिसके बाद उसका मूल्यांकन होगा और फिर जो भी विजेता होगा उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन नेवी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट्स ने एक MOU साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत दोनों ही मिलकर गाइडेड आर्मामेंट्स का लाइफ एक्सटेंशन, रिफर्बिशमेंट और अपग्रेडेशन करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चीन की नौसेना का एक निगरानी करने में सक्षम एक युद्धपोत श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर पहुंच गया और ऐसे में फिर से भारत और श्रीलंका के बीच रिश्ते तनाव में आ सकते हैं। और लगभग एक साल पहले आप सबको मालूम भी है कि चीन का एक जासूसी जहाज श्रीलंका पहुंचा था, जिसके लिए भारत ने चिंता भी व्यक्त की थी, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने तब उसे दरकिनार कर दिया था। श्रीलंका की नौसेना की तरफ से कहा गया है कि चीन की सेना पीपल लिबरेशन आर्मी का नौसैनिक युद्धपोत हाईयांग 24 कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा। जहाज की वापसी शनिवार को होनी है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो चीनी अधिकारियों ने इसके लिए पहले अनुमति मांगी थी, लेकिन भारत के प्रतिरोध के कारण श्रीलंका ने अनुमति देने में देरी की। यहाँ पर कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि चाइना श्रीलंका के जो हबनटोटा है बंदरगाह है उसे अब वो अपना नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है। पहले उसने जासूसी जहाज भेजा, अब उसने उसके बाद अपना निगरानी युद्धपोत कोलंबो भेजा है। तो पूरी रणनीति यहाँ पर चाइना की बिल्कुल साफ है और श्रीलंका ने चाइना को हबनटोटा बंदरगाह लीज पर भी दे दिया है। चीन जो मर्जी करे श्रीलंका उसके लिए तैयार रहता है, लेकिन भारत की भी यहाँ पर आपत्तियां लगातार रहती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। श्रीलंका और भारत के बीच में कच्चा थीवु द्वीप हमेशा विवाद का कारण रहता है। 285 एकड़ में बसा ये द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामनद की जमींदारी के अधीन था। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान ऐसे जमीन के टुकड़े का जिक्र किया जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब श्रीलंका का हिस्सा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस टापू को श्रीलंका ने किसी युद्ध में नहीं जीता और ना ही जबरदस्ती कब्जा है, बल्कि इसे लेकर दावा यह किया जाता है कि साल 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। यानी कि इससे पहले उनके पिताश्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोको आइलैंड को भी गिफ्ट कर दिया था, जो कि आज हमारे लिए सरदर्दी बन गया। और उसके बाद उनकी बेटी ने भी इसी नक्शे कदम पर चलते श्रीलंका को एक और द्वीप गिफ्ट कर दिया और ये द्वीप आज विवाद की वजह बना हुआ है। हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर और श्रीलंका के बीच में ये द्वीप स्थित है, जिस पर कोई नहीं रहता, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच ये द्वीप हमेशा विवाद बन जाता है। इस द्वीप का इस्तेमाल मुख्य तौर पर दोनों देशों के मछुआरे किया करते थे, लेकिन सीमा उल्लंघन को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जब ये फैसला लिया था तो उस वक्त भी तमिलनाडु के तत्कालीन CM M करुणानिधि ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताया था और साल 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को लेकर एक और समझौता हुआ। इस समझौते में ये कहा गया कि भारतीय मछुआरे और मछली पकड़ने वाले जहाज श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जा सकते और इस समझौते ने कच्चा थीवु द्वीप विवाद को और भड़का दिया। तमिलनाडु का मछुआरा समुदाय इससे काफी खफा था और 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें कि कच्चा थीवु द्वीप को भारत में वापस मिलाने की बात कही गई थी। तो आज इस बारे में पता चलता है कि क्या क्या हमारे इतिहास में किया गया, क्या क्या गलतियां की गई, जहां एक तरफ चाइना आज हमारे लिए एक सरदर्द बना हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़, एक कहानी और एक साजिश चल तो नहीं रही थी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस को उनके चंद्र अभियान लूना 25 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। ये रशिया का 47 वर्षों में पहला चंद्र अभियान है। रूसी अभियान भारत के चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने की समय सीमा बिल्कुल एक जैसी लग रही है, क्योंकि दोनों ही देशों के लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतर सकते हैं। भारत और रूस दोनों का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनने का लक्ष्य भी है। रूस का आखिरी मून लैंडर सोवियत संघ के जमाने में लूना 24 था। यह 18 अगस्त 1976 को चांद की सतह पर उतरा था। इस मिशन के तहत चांद की सतह के सैंपल रूस के वैज्ञानिकों को मिले थे। लूना 25 और चंद्रयान दोनों ही मिशन चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि आखिर पहले कौन उतरेगा। यही नहीं, रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों ही मिशन एक दूसरे के लिए कोई दिक्कत नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इनके बीच की एक बड़ी दूरी होगी। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।